जय भारत, कैसे हो। और कल हमने स्टार्ट कर दिया था फंक्शन को, और फंक्शन की डेफिनेशन देख लिया था। आइए इसको उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या था कि दो टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सेट ए और सेट बी अगर नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं, उनके अंदर कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ मैं 1 2 3, और यहाँ पे बी के अंदर कुछ एलिमेंट ले लेता हूँ ए बी सी और ये डी। तो ए से लेकर बी तक के बीच में अगर ये फंक्शन है तो ए का हर एक एलिमेंट उसकी कोई ना कोई इमेज होना चाहिए बी के अंदर। हर एक एलिमेंट, एक भी अगर इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा हो जिसका इमेज नहीं हो तो उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। और वो जो इमेज होना चाहिए कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वन के लिए दो दो पाथ निकल रहे, दो दो इमेजेस बन रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले केस में समझ मान लेता हूँ 1 की इमेज है ए, 2 की इमेज है बी और 3 की इमेज है सी। और ये वाले टाइप का जो फंक्शन है, अब देख लो ये ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी कोई ना कोई इमेज है, और सेपरेट मतलब क्या है, यूनिक है, कोई भी मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो इस टाइप का जो है, इस टाइप का रिलेशन जो होता है ये होता है 1 1 फंक्शन, 1 1 रिलेशन। और ये 1 1 रिलेशन अगर होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। लेकिन शर्त ये है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी कोई ना कोई लिंक होना ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ क्या है कि इस बी के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी कोई भी प्री इमेज ए के अंदर नहीं हो। मतलब बी के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट चलेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं आएगा अपने को। बस ए के अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स होना चाहिए उनकी कोई ना कोई यूनिक लिंक होना अवेलेबल होना ज़रूरी है, ठीक है। ये था पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन क्या था, ए और बी। अगर इन दोनों के बीच में ये नॉन एम्प्टी सेट्स है तो 1 2 एंड 3 तीन एलिमेंट इसमें ले लिया हमने, और इसमें फिर से 1 2 ए और ये बी सी और ये डी, ये 4 एलिमेंट ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि 1 की इमेज लगाऊंगा ए के साथ, 2 की इमेज लगाऊंगा ए के साथ, और 3 की इमेज लगा दूंगा बी के साथ। क्या ये फंक्शन है क्या, ए से लेकर बी तक के बीच में फंक्शन है क्या। तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या था हमारा कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोई ना कोई यूनिक लिंक होना ज़रूरी है। तो ए के अंदर कितने 1 2 3 तीन एलिमेंट्स थे, 1 के हिसाब से ए को जा रहे, 2 के हिसाब से ए को जा रहे, 3 के हिसाब से बी को जा रहे। तो हर एक की कोई ना कोई इमेज है, और हर एक के लिए मतलब उस एलिमेंट की यूनिक इमेज है। मतलब 1 के लिए ये है तो 2 के लिए भी ये है, राइट है। अब 1 को तो मालूम नहीं कि बी की इमेज क्या है, उसका तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या 1 के लिए जो ये है यूनिक है क्या, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है क्या कि 1 के हिसाब से मैं किसी और एलिमेंट को रीच कर सकता हूँ क्या, वहाँ से किसी भी दूसरे एलिमेंट को रीच नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ 1 से हम लोग ए की तरफ ही जा सकते हैं। सिमिलरली बी को भी 2 से भी ए की तरफ ही जा सकते हैं, और 3 से भी बी की तरफ के बी को ही रीच कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें ऐसी चीज़ें कौन सी होती है, ये होती है मेनी 1 रिलेशन, और इनको भी क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं फंक्शन। मतलब दो टाइप के जो ये होते हैं रिलेशन जो होते हैं वो फंक्शन होता है, 1 1 टाइप का और मेनी 1 का। लेकिन शर्त ये है कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेजेस होना ज़रूरी है। अगर ए के अंदर एक भी अगर एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जिसका कोई इमेज नहीं है तो उसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। ये दो ही टाइप के क्या होते हैं, रिलेशन, फंक्शन होते हैं। इसके बाहर जो भी रिलेशन होगा वो क्या होगा, हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। ये पहले वाली क्लास का जो था, इतना हमने पहली वाली क्लास में कवर कर लिया है। अच्छा, आगे देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। मतलब फंक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला जो है टेबुलर फॉर्म। मतलब क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे ये जो डोमेन ले लिया है, ये जो वाला ए का जो सेट लिया है और बी का जो सेट लिया है, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, अभी हम लोग टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये के अंदर जितने भी एलिमेंट्स, ये के जो अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो लिखेंगे हम लोग एक्स की वैल्यूज बोल के, और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो लिखेंगे वाई की वैल्यूज बोल के, बराबर क्या। तो एक्स की वैल्यू कितना है, 1 है, तो उसकी वाई की वैल्यू कितना होगी, 1 होगी। एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो वाई की वैल्यू कितना होगी, 0 होगी। एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो वाई की वैल्यू कितना होगी, 4 होगी। एक्स की वैल्यू अगर 4 है तो वाई की वैल्यू कितना होगी, 6 होगी। और ये जो 4 है ये क्या है, ये है प्री इमेज। समझ में आता है ना, प्री इमेज मतलब जो ये सेट के अंदर जो वैल्यूज थी वो क्या थी, प्री इमेजेस थी ना, किसी बी सेट के अंदर जो भी उसके एलिमेंट थे उनके। और ये जो 6 है क्या है, ये 4 की क्या है, वो इमेज है, बराबर है क्या। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे जो चीज़ है हम लोग ऐसा लिखने के बजाय मतलब इस टाइप का जो एरो डायग्राम बनाने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, उसको टेबल में लिख देंगे। तो ये होता है टेबुलर फॉर्म, इसको बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। बहुत ही लिमिटेशन है इसके, बहुत सारे फंक्शन हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेबल अगर बनाना है तो डेटा भी उतना चाहिए अपने को, हर एक वैल्यू तो हम लोग यहाँ पे डिनोट नहीं कर सकते। बस ये टेबुलर फॉर्म ऐसा मतलब हमको पढ़ने के लिए कि इसकी ये इमेज है, उसके ऊपर ये जो प्री इमेज है उसकी इमेज ये है, ये इसकी प्री इमेज है उसकी इमेज 0 है,
3 प्री इमेज का जो इमेज है 4 है, मतलब कुछ अगर पर्टिकुलर लिमिटेड डेटा को अगर अपने को पढ़ना है तो ये तरीका सही है। बाकी अगर पूरा एंटायर ग्राफ या फिर पूरा एंटायर फंक्शन के बिहेवियर के बारे में बात करना तो ये बहुत ही मतलब लिमिटेशन इसके ऊपर आएंगे, क्योंकि हर एक वैल्यू हम लोग इसके ऊपर दिखा नहीं सकते, बराबर है क्या। तो ये था टेबुलर फॉर्म। दूसरा है ऑर्डर ऑफ पेयर। तो जैसे कि यहाँ पे जो है ना 1 की इमेज क्या है 1 है, 2 की इमेज क्या है 0 है, 3 की इमेज कितना है 4 है, 4 की इमेज कितना है 6 है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, एक तो मैं यहीं से टेबल पे लिख दूँ या फिर डायरेक्ट इसकी ऑर्डर पेयर बना दूँ इमेज और प्री इमेज का। तो जैसे कि यहाँ पे कितना है सेट ए के अंदर 1 2 3 1 3 5 और सेट बी के अंदर कितने हैं 3 4 8, ये 3 एलिमेंट लिखा हुआ है। और जो हमको इनके बीच में फंक्शन बनाना है, फंक्शन कैसे बनाएंगे तो ये टेबुलर फॉर्म में इसके एरो डायग्राम बना लेते हैं हम इसका। तो ये और बी, तो ए के अंदर कितना है 1 3 और कितना है 5, ये 3 एलिमेंट्स है। इसमें कितना है 2 है 4 है और ये 8 है 1। अभी इसके बीच में फंक्शन आपने को क्या करना है बनाना है। और फंक्शन में कैसा है कि 1 जिसका प्री इमेज है ना उसकी इमेज कितना है 4 है, मतलब 1 का 4 के साथ अपने को कनेक्शन लगा देना है। फिर जिसका 3 और 2 एक ऑर्डर पेयर बन रहा है, इसका मतलब 3 की जो इमेज है कौन सी है 2 है। फिर बाद में 5 की इमेज कौन सी है 8 है। तो देख लो ये जो फंक्शन है एक तो ऐसा लिखो या फिर ऐसे ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से दोबारा इसके ऊपर क्या लिमिटेशन आएंगे, अगर मुझे यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ेगा। और अगर मुझे पूरे प्रॉपर्टीज पढ़ना है ग्राफ इसके फंक्शंस के, तो ये जो जितने भी हम इसके ऊपर पॉइंट लेने वाले हैं या फिर जितने पॉइंट मुझे चाहिए सबकी यहाँ पे लिस्ट बनाना पड़ेगा। अगर इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट पॉइंट तक का मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिखना पड़ेगा। तो ये भी कोई मतलब प्रैक्टिकल बात नहीं है कि मतलब इसको यूज़ करने वाला है। लेकिन अगर अपने को लिमिटेड चीज़ें चाहिए तो लिमिटेड चीज़ों के ऊपर अगर अपने को स्टडी करना तो ये चल जाएगा वैसे। ओके इसके बाद वाला क्या था मैपिंग। और ये हम मतलब हर बार यही देख रहे थे अभी तक, मतलब हमेशा क्या करेंगे हम लोग एरो डायग्राम से भी हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं या फिर इंडिकेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, एक जो सेट होगा ए होगा, एक सेट होगा बी, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट ले लेंगे, इसके अंदर कुछ एलिमेंट लेके देंगे। और ये से लेकर बी तक अगर फंक्शन है तो हर एक एलिमेंट किसके साथ कनेक्टेड है या फिर किसके साथ अटैच है वो हम लोग उसकी लिंक दिखा देंगे। जैसे कि 1 किसके साथ कनेक्टेड है 2 के साथ, 2 किसके साथ कनेक्टेड है 4 के साथ, और ये 3 और 4 दोनों भी किसके साथ कनेक्टेड है 6 के साथ कनेक्टेड है। और ये वैसे दिख रहा है कौन सा है मेनी वन टाइप का रिलेशन है। तो ये मेनी वन टाइप का रिलेशन हमने अभी ऑलरेडी बोल दिया है कि ये फंक्शन होता है, बराबर है क्या। अच्छा अब ये जो चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिकल है लेकिन फिर भी मतलब इसमें भी लिमिटेशन है, क्योंकि हर एक चीज़ को मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि हर एक चीज़ मतलब अगर मुझे 5 की क्या इमेज है इसमें तो दिखाई नहीं दिया हमने। और अगर 5 अगर इसके डोमेन में आता है तो 5 का भी अपने को लिखना पड़ेगा। अगर किसी का डोमेन अगर समझो इनफाइनाइट सेट है तो हर एक वैल्यू के लिए अपने को यहाँ पे उसकी जो इमेज है दिखा देना वो भी पॉसिबल नहीं है, बराबर है क्या। तो ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में चल जाएगा ये चीज़ें, लेकिन ये प्रैक्टिकली मतलब पूरे फंक्शन को ये कवर नहीं करेगा या फिर पूरा डोमेन कवर करेगा नहीं तो फिर मुझे यहाँ पे डॉट 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 दिखाना पड़ेगा, ये चीज़ें करना पड़ेगा। मतलब प्रैक्टिकली ये थोड़ी चीज़ें जो है पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल कौन सी चीज़ है, पॉसिबल है एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या करेंगे हम लोग इसमें करेंगे हम लोग एक रूल बनाएंगे। ये जो फंक्शन है ये जो चीज़ें चल रही है ना 1 का 2 के साथ लिंक जो लग रही है, 2 का 4 के साथ जो लिंक लग रही है, 3 और 4 का 6 के साथ जो लिंक लग रही है ना, ये किसके हिसाब से लग रही है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो जो लॉजिक हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे। एफ ऑफ एक्स के बदले क्या लिख देंगे, वो जो लॉजिक है वो लिख देंगे, बराबर है क्या। और वो लॉजिक और फिर बाद में यहाँ पे करेंगे जो एक्स है वो कितनी वैल्यू ले रहा है और ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद ये एफ ऑफ एक्स कितनी वैल्यू जनरेट करेगा इसकी भी लिंक लगा देंगे। जैसे कि मान लेता हूँ कितना है, जैसे कि ये फंक्शन में जो डिनोट कर देना है ए और यहाँ पे है बी, तो ये दो डोमेन्स हो गए। अगर मुझे यहाँ पे 1 लेना है, यहाँ पे 2 ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे 3 ले रहा हूँ और यहाँ पे कितना ले रहा हूँ 1, यहाँ पे ले रहा हूँ 4 और यहाँ पे लेता हूँ 9। और 1 की लिंक है 1 और 2 की लिंक है 4, 3 की लिंक है 9। अब इसके बीच में हमको कोई ना कोई फंक्शन बनाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो 1 के हिसाब से 1 आ गया, 2 के हिसाब से 4 आ गया, 3 के हिसाब से 9 आ गया। तो यहाँ पे 4 आ रहा है तो किसके उसका केस कितने, उसका इमेज कितना आएगा 16 आ जाएगा। 5 का कितना आएगा 25 आएगा। ये जो रूल आपने को समझ में आ रहा है वो रूल क्या है, वैसे जो एफ है वो कैसे चेंज हो रहा है, जो इनपुट को क्या कर रहा है, ये इनपुट को एफ ऑफ एक्स जो है ऐसा लिख देते ना, एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या कर रहा है, इसको एक्स स्क्वायर कर रहा है, मतलब हर एक एक्स को उसका स्क्वायर करके आगे सप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है क्या कर रही है, उसको स्क्वायर करके लिख रही है। ओके तो ये दो जो सेट होते हैं
ये सेट और बी सेट के बीच में जो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ लिंक में है, तो किस पैटर्न के हिसाब से लिंक में है वो हम लोग पैटर्न निकालेंगे और लिख देंगे ऐसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के हिसाब से। तो अब ये जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं हम लोग एनालिटिकल मेथड। मतलब हम लोग पहले तो ये पैटर्न लिख देंगे यहाँ पे, उसके बाद लिख देंगे कि यहाँ के हम लोग यहाँ पे एक्स कौन से एलिमेंट लेने वाले हैं, कौन से एलिमेंट हम लोग इसको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जहाँ पे कि देख लो आप तो यहाँ पे x कुछ भी ले सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, बराबर है क्या। तो x बिलोंग्स टू r हो गया, तो x की वैल्यू कुछ भी लिख दो रियल नंबर, तो ये हर एक वैल्यू तो ले लेगा। फिर बाद में जब इसका जो आंसर प्रोड्यूस होगा x स्क्वायर होने के बाद जो y आएगा, मतलब जो एफ ऑफ एक्स वैल्यू कितना आएगी, ये तो सिर्फ r प्लस ही आएगी, निगेटिव तो आने का चांस ही नहीं है। तो ये टोटल सिचुएशन कैसे लिखेंगे हम लोग, तो ये फंक्शन है कोई और ये कितनी वैल्यू ले रहा है, ये पूरे रियल नंबर लेता है और कितनी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, तो r प्लस इतनी वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो ये मतलब यहाँ पे जो होगा ए सेट के अंदर कितनी पॉसिबल वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं, और यहाँ पे जो लिखा गया है वाई बी सेट के अंदर जितनी वैल्यू प्रोड्यूस हो सकते हैं उनका रफली यहाँ पे क्या होता है, कैलकुलेशन होता है, या फिर वहाँ पे रफली हम लोग वो जो वैल्यूज है डिनोट करते हैं, बराबर ना। यहाँ पे डोमेन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वैसे यहाँ पे जितनी वैल्यू ले सकते हैं उतनी वैल्यू लेना पड़ेगा अपने को, उसके बाहर नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ पे अगले वाले बी सेट के अंदर कुछ एलिमेंट हम लोग एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने को ये जो सेट लिखते हैं हम लोग पहला वाला, उसको हम लोग ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है उसमें अगर एक एलिमेंट हमने अगर इंक्लूड कर दिया, इसका मतलब वहाँ से इसके अंदर रखने के बाद उसकी कोई ना कोई वैल्यू निकल आना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे वैल्यू ले लिया जिसकी वैल्यू नहीं निकल रही, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ले लेता हूँ जिसकी इमेज यहाँ पे मिलती नहीं है, तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो पहला सेट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे आगे चल के, डोमेन बोलेंगे, और वो निकालने के तरीके हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है कि इसका हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न लिखेंगे। पैटर्न लिखने से फायदा ये होगा कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक सेट लिख देंगे और वो सेट के ऊपर ये फंक्शन डिफाइन ऐसा बोल देंगे। तो अपने को क्या है कि अगर समझो उसका अगर मुझे ऑर्डर पेयर भी बनाना है, तो मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर के कुछ एलिमेंट यहाँ पे ले लूँगा और उसकी इमेज यहाँ से निकालूंगा और इसको डायरेक्ट मैं कनेक्शन लगा सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है थोड़ा प्रैक्टिकली सही है, और हम लोग किसी भी इसकी एक्स की वैल्यू कुछ भी अगर रख देते हैं और उसकी अगर वैल्यू निकालना, तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इस चीज़ पे अगर यहाँ पे मुझे पैटर्न समझ में भी आ रहा है, अगर मुझे अगर फाई की वैल्यू अगर निकालना हो, तो यहाँ पे कोई पैटर्न तो दिख नहीं रहा मुझे, बराबर क्या। तो यहाँ से फाई की वैल्यू निकालना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी क्या है कि यहाँ पे फाई अगर इंक्लूड नहीं किया है तो यहाँ पे ये इसके डोमेन में नहीं होगा, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे लिमिटेड मेरे पास सोर्सेस है, यहाँ पे जो है मैं मेरे हिसाब से ये डिफाइन कर सकता हूँ, मेरे हिसाब से मुझे डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे, बराबर है क्या। तो ये जो तरीका है ये हम लोग हमेशा अब यहाँ से ये वाली चीज़ तो पीछे वाले जो टेबुलर फॉर्म भी नहीं देखेंगे ज़्यादातर, ऑर्डर पेयर में भी नहीं जाएंगे और एरो डायग्राम में भी नहीं जाएंगे, तो जाएंगे कहाँ पे, ये एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे। और ऐसी चीज़ें बार बार आएगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग, और जो एफ है फ्रॉम दिस ऐसा आ जाएगा, ये वाला ऐसा कुछ ना कुछ अपने को रिलेशन दिख जाएगा, बराबर है क्या। तो ये चीज़ अपने को समझ में आना चाहिए। यहाँ पे पैटर्न लिखा जाता है और यहाँ पे डोमेन लिखा जाता है, यहाँ पे कोडोमेन भी लिखा जाता है, ठीक है ना। ओके, दूसरा क्या होता है इसका, ये तो हो गया सिर्फ एक ही डेफिनेशन। इसका और क्या होता है कि पीस वाइज डेफिनेशन भी इसकी होती है। पीस वाइज डेफिनेशन का मतलब इतना होता है कि कुछ सेट के लिए, कुछ एक सेट के लिए, कुछ एक वैल्यू के लिए जो फंक्शन है कुछ अलग बिहेव करेगा, और कुछ वैल्यू के लिए फंक्शन जो है अलग बिहेव करेगा, बराबर क्या। जैसे कि इस वाले केस में 0 से 1 के बीच में x स्क्वायर माइनस 1 का फंक्शन है, और 1 से लेकर 5 के बीच में x प्लस 1 ये क्या है, हमारा फंक्शन है। तो इसका मतलब स्टेप इसको क्या कर लेंगे हम लोग, डिवाइड कर लेंगे डोमेन को, और हर एक डोमेन में अलग अलग हम लोग फंक्शन ले सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं फिर, पीस वाइज डेफिनेशन बोलते हैं। और इसका जो डोमेन है कंबाइन करते हैं, 0 से लेकर 5 के बीच में इसका डोमेन है, और इतना देने के बाद जो इसका रेंज आएगा पूरा रियल नंबर कुछ भी आ सकता है, ये इसने बोल दिया है, बराबर क्या। तो एनालिटिकल मेथड में दो टाइप के होते हैं, एक तो ये डायरेक्ट एक ही डेफिनेशन रहेगी, या फिर मल्टीपल डेफिनेशंस रहेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग पीस वाइज डेफिनेशन। जो कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी की बात आती है, तो उस वाले केस में शायद ऐसे अपने को दिख जाएंगे। और क्योंकि दिक्कत कहाँ पे आएगी, क्योंकि ये जो एक सिंगल फंक्शन तो ज़्यादातर कंटिन्यूस होता है, दूसरा भी सिंगल फंक्शन ज़्यादातर कंटिन्यूस होता है, लेकिन जब इसका ज्वाइंट आएगा तो शायद ज्वाइंट पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी चेक करना पड़ेगा अपने को, और उस वाले केस में ऐसे वाले प्रॉब्लम दिख जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आ रही है। ओके, इसके बाद जहाँ भी, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ भी उतनी मतलब क्लियर है नहीं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स। अगर मुझे निकालना है कि एक्स की वैल्यू 1 पे वैल्यू निकाल देना है, तो कितना आंसर आएगा, ये 1 प्लस साइन 1। अब साइन 1 की वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं है,
तो साइन 1 की वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके अप्रोक्सीमेट आएगी, ये यहाँ से बोलना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैंने अगर क्या किया, इसका ग्राफ बना लेता हूँ। इसका ग्राफ बनाने के बाद अगर समझो ये ग्राफ है, तो यहाँ पे अगर समझो ये एक्स की ये कितना है 1 के बराबर है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना आ रही है 2 आ रही है, तो मैं अगर मुझे 1.2 पे वैल्यू कितना आएगी अगर ये मुझे बताना है, तो 1.2 पे देख लो कितना आ रहा है वैल्यू, तो इससे ऊपर आ रही है, मतलब 2 से ऊपर आ रही है, तो शायद ऐसा बोल सकता हूँ ये 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा, बराबर है क्या, तो 2 से ज़्यादा होगा ऐसा बोल सकते हैं। या फिर मुझे कितना निकालना है 0.9 पे कितना आएगा वैल्यू निकालना है, तो ये वैल्यू देख लो कितना आएगा, थोड़ा सा कम दिख रहा है मुझे 2 से, इसका मतलब मैं 1.8 ऐसा मतलब मुझे रफ कैलकुलेशन के लिए शायद यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे ग्राफ से क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि ग्राफ इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, कहाँ पे स्लोप ज़्यादा है कहाँ पे स्लोप कम है, फिर कहाँ पे मैक्सिमा है कहाँ पे मिनिमा है, इससे हम लोग ईजिली हम लोग ये एनालाइज कर सकते हैं। तो ज़्यादातर क्या है कि हम लोग ग्राफिकल मेथड जाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे, या फिर एनालिटिकल रिप्रेजेंटेशन में जाएंगे। बाकी जो पहले वाली चीज़ है वो देखने की ज़रूरत नहीं है अपने को, कि ये 2 चीज़ें ज़रूरी है और इसी से हम लोग आगे काम बढ़ाएंगे, और यही चीज़ें बार बार आएगी अपनी इस वाले में। ओके, आगे चल के क्या होगा कि कुछ जो फंक्शंस होंगे ना, आप लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में देखा होगा, जो डिफरेंशिएशन करते तो y इक्वल्स टू साइन टी और x इक्वल्स टू कुछ तो भी ऐसा x स्क्वायर टी स्क्वायर ऐसा कुछ होता है, और dy/dx निकालने के लिए बोला जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि कोई एक फंक्शन है, उसको हम लोग फंक्शन मतलब क्या y इक्वल्स टू एफ एक्स ऐसा हो जाएगा ना, इसमें दो वेरिएबल रहेंगे इन्वॉल्व। तो y इक्वल्स टू अगर एफ एक्स है तो इसमें कौन से वेरिएबल है, एक तो x एक वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। इस x को क्या होता है, ये x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये हम लोग यहाँ पे किसी की वैल्यू रख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, बराबर है क्या। लेकिन जब x की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी ले लिया हमने, और इसमें रखने के बाद जो वैल्यू आएगा y का, वो यहाँ पे जो रूल लिखा गया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए y को क्या बोलते हैं हम लोग, डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, बराबर। y किसके ऊपर डिपेंड है, वैसे x के ऊपर डिपेंड है, y की वैल्यू कुछ भी नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि ये क्या करेंगे, x की वैल्यू जब वैसे हम लोग डिसाइड करेंगे तो ये कैलकुलेशन करके y की वैल्यू जनरेट करने वाला है। तो ये डिपेंड है y किसके ऊपर, x के ऊपर, तो इसको बोलते हैं हम लोग x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे जो है अब ये जो फंक्शन है दो इसमें आ गया, y को स्टेप x जो है 2 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है x एंड y के बीच में। अब मुझे क्या करना है कि 2 वेरिएबल को हटा के अगर समझो मुझे सिंगल वेरिएबल में अगर इसको कन्वर्ट करना है, तो उस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज करते हैं। तो x इक्वल्स टू फाई ऑफ टी और y इक्वल्स टू साई ऑफ टी, ये जो चीज़ें लिखा है ये क्या होना चाहिए, ये x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। तो इस टाइप के जो इक्वेशंस होते हैं वो क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन होते हैं, और वो किसी 2 वेरिएबल को या फिर जितने ज़्यादा वेरिएबल होंगे उसको रिड्यूस करके किसी एक या फिर मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है वैसे y x इक्वल्स टू टी माइनस 1 और y इक्वल्स टू 2t प्लस 1, और t कितना है, बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब x भी t के टर्म में लिखा है, y की भी t के टर्म में लिखा है। अगर मुझे यहाँ से फंक्शन बनाना है इस टाइप का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से t को रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव कर लेता हूँ मैं t की, तो यहाँ पे t कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 1, और y कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2t माइनस 1, तो हो जाएगा y माइनस ओके, तो ये कितना होना चाहिए, y माइनस हो जाएगा y माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू टी हो जाएगा। तो ये t की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, या फिर ये t की वैल्यू यहाँ उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो अपने को ये y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई ना कोई फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब डोमेन क्या होता है, डोमेन जो होता है ये जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन अपने, जैसे कि मान लेता हूँ ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन ले लेता हूँ मैं। अब ये फंक्शन कौन से वैल्यू ले सकता है और कौन से वैल्यू जनरेट करेगा, मतलब कौन सी वैल्यू पे कौन सी वैल्यू जनरेट करने वाला है। जैसे मान लेता हूँ कि ये जो हमने एरो डायग्राम बनाया था, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ए से लेकर बी तक कोई ना कोई फंक्शन होगा। तो ये जो पहला वाला सेट होगा, ये जो सेट होता है ये इसका डोमेन होता है, जो मतलब हम लोग एक्स को वैल्यू प्रोवाइड कर, इस फंक्शन को जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो होता है उसका डोमेन। तो वो निकालने के बहुत सारे यहाँ पे तरीके भी है। तो सबसे पहले क्या तरीका है कि अगर समझो किसी का हमने डोमेन निकाल दिया है और किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर लेते, तो उसका जो डोमेन है वो चेंज नहीं होगा, बराबर क्या। तो समझे मान लेते कि साइन एक्स का डोमेन निकाल दिया, कितना है, ऑल रियल नंबर्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो साइन एक्स को, तो 2 साइन एक्स का भी डोमेन कितना आएगा, ऑल रियल नंबर ही से आएगा, चेंज नहीं होगा उसका। ओके, अब अगर समझो क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 फंक्शन दे दिया है हमको 2 फंक्शन कैसे दे दिया है, एक है एफ ऑफ एक्स और एक है जी ऑफ एक्स, एक है एफ ऑफ एक्स और एक है जी ऑफ एक्स। अब इसका जो डोमेन है इसको D1 बोल देते हैं, और इसका जो डोमेन है इसको बोलते हैं D2।
अब मुझे क्या करना है कि मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस दोनों का अगर एडिशन कर रहा हूँ मैं तो इसका डोमेन कितना आएगा, या फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो इसका डोमेन कितना आएगा। अगर ये मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो डोमेन होता है इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना होता है, ठीक है ना। तो इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो, और दोनों के एडिशन का या फिर सब्ट्रैक्शन का डोमेन मतलब कितना आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन। इतना ही नहीं, इन दोनों का क्या कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन में भी डोमेन यही आएगा। दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन भी अगर होता है तो भी इस वाले केस में डोमेन कितना आएगा, D1 और D2 का जो आएगा इंटरसेक्शन ही आएगा। ओके, डिवीजन में एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स अगर होता है तो हमको इस वाले केस में क्या करना पड़ेगा, इस वाले केस में भी इतना ही आएगा, D1 इंटरसेक्शन D2 ही आएगा। लेकिन यहाँ से मुझे थोड़ी सी केसेस और भी सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सा, जो डिनोमीटर में है जीरो कब आ रहा है वो देखना पड़ेगा, और वो जो जीरो जब आ रहा है वो भी वाली वैल्यू यहाँ से हटाना पड़ेगा, बराबर क्या। मतलब हर एक केस में मुझे क्या करना पड़ेगा कि इंटरसेक्शन ही लेना है, इंटरसेक्शन ही लेना है। और इंटरसेक्शन लेने के बाद चेक करना पड़ेगा, अगर ये डिवीजन में अगर है कोई वैल्यू तो उसको जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सब दूसरे में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये है डोमेन निकालने के तरीके, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। कंपोजिशन वाला जो है हम लोग आगे देख लेंगे, जब कंपोजिशन पढ़ेंगे तो उस वाले केस में कैसे होगा डोमेन और रेंज, वो बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। ओके, अब जो बेसिक फंक्शंस है जैसे कि एफ ऑफ एक्स आ गया और इसका रूट है, तो इस वाले केस में डोमेन कैसे निकालने वाले हम लोग, तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको करना पड़ेगा मुझे ग्रेटर देन और इक्वल जीरो। ये है पहला रूल। अगर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी होती है तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मुझे इसका डोमेन निकालना मतलब क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स को पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तो पॉजिटिव कर लेंगे तो वहाँ से मुझे क्या आ जाएगा, इसका डोमेन निकल जाएगा। तो ऐसे एक्स जो है वो निकाल देंगे हम लोग। ओके, अगर समझ में आता हो कितना है, लॉग एफ ऑफ एक्स है, तो लॉग एफ ऑफ एक्स में क्या होगा, तो जो एफ ऑफ एक्स है वो कितना होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो भी होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि निगेटिव लॉग का जो आर्ग्यूमेंट होता है कभी निगेटिव नहीं होता है। अगर लॉग के अंदर कैसा होता है कि यहाँ पे एफ एक्स है और इसका बेस भी कैसा है, वेरिएबल ही है, मतलब यहाँ पे भी जी ऑफ एक्स आ गया। तो जब इसका डोमेन मुझे निकाल देना है तो डोमेन कैसे निकालेंगे, पहले तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो भी लिखा है वो होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। दूसरी केस क्या होना चाहिए कि जी ऑफ एक्स भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसके साथ साथ जी ऑफ एक्स जो बेस होता है वो कभी वन नहीं होना चाहिए। तो इतने केसेस के लिए सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, जी ऑफ एक्स पॉजिटिव और जी ऑफ एक्स की वैल्यू वन नहीं होना चाहिए जब ये ऐसा आता है तो। ओके, इसके बाद अगर यहाँ पे कोई एफ ऑफ एक्स है और यहाँ पे जी ऑफ एक्स है कॉम्बिनेशन में, या फिर कैसा है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है और P यहाँ पे कितना है, जी ऑफ एक्स है। इन दोनों चीज़ों में क्या होना चाहिए कि ये जो एफ ऑफ एक्स है, पहले तो हम लोग किसके लिए सॉल्व करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा जी ऑफ एक्स, क्योंकि ऐसा तो कोई पॉसिबल नहीं होगा ना, 1C2 तो कोई पॉसिबल नहीं होता है ना। हाँ, 2C1 पॉसिबल है, मतलब दो चीज़ों में से एक चीज़ निकालने का जो तरीका है वो पॉसिबल है, लेकिन एक चीज़ों में से दो चीज़ें कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये कोई वैलिड चीज़ नहीं है। मतलब ऊपर वाला जो टर्म है नीचे वाले से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ परमुटेशन लगा सकते हैं। ओके, तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन इसी के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, तो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ये जो जी ऑफ एक्स है वो भी क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये भी n होना चाहिए, और जी ऑफ एक्स ये भी क्या होना चाहिए, ये होल नंबर होना चाहिए। समझ के चलो ना, क्योंकि जीरो भी तो चलेगा ना, NC जीरो भी चल जाएगा। तो मतलब इसके लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, और दोनों भी केसेस में। उसके बाद आपको शायद ये मालूम होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, या फिर कॉस इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया और साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया। तो इसका जो डोमेन होता है, तो जो एफ एक्स आना चाहिए, ये जो वैल्यू आना चाहिए वो आना चाहिए 0 एंड 1 एंड -1 के बीच में। तो ये इसके लिए सॉल्व कर लेंगे। बाकी पॉलिनोमियल फंक्शंस हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं, इनवर्स वाले भी अपने अपने डोमेन में कंटिन्यूस है। tan इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है π/2 पे, और tan x जो होता है वो π/2 और -π/2 के ऊपर, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे क्या होता है कि डिसकंटिन्यूस होता है। ये जो प्रॉब्लम के अंदर देख लेंगे अभी ये चीज़ें ना, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इसके। ओके, तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है ये वाला, इसको सॉल्व कर देना आपने को।
तो रूट ऑफ x माइनस वन प्लस रूट ऑफ 6 माइनस एक्स, इसका डोमेन निकाल देना है। तो पहले तो देख लो कि दोनों का एडिशन है, बराबर ना। तो ये एक फंक्शन है और एक फंक्शन का दोनों का एडिशन है, और एडिशन में हमने क्या बोला था कि पहले तो इस वाले फंक्शन का डोमेन निकालो, बाद में इस वाले फंक्शन का डोमेन निकालो। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है हमारा क्या है, रूट ऑफ एक्स माइनस वन, ये फंक्शन है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले डोमेन निकाल देंगे। और इसका डोमेन कैसे निकलेगा, जो भी अंदर क्वांटिटी है वो कितना होना चाहिए, एक्स माइनस वन, ये होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब कितना आ गया, एक्स की वैल्यू होना चाहिए वन से ज़्यादा, या इक्वल टू भी चलेगा, तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, ये हो गया पहले वाले का डोमेन। तो इसको बोलेंगे हम लोग D1, ये है हमारा D1। ओके, दूसरा क्या फंक्शन है इसके अंदर, ये होगा 6 माइनस एक्स, इसका भी कितना वैल्यू चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब कितना हो गया, 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, लेस देन और इक्वल्स टू हो जाएगी 6, ये हो गया हमारा D2। तो D1 मिल गया है, D2 मिल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, तो दोनों के अंदर जो कॉमन वैल्यूज होते हैं उसको कॉमन वैल्यू को हमको लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन में लेते हैं वैसे। तो ये हटा दो पहले, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर लाइन बना दिया हमने, ये जो है 1 यहाँ पे है और यहाँ पे 6 है। ऊपर वाले का मतलब कितना है कि 1 को पकड़ो और आगे चले जाओ, और नीचे वाले का मतलब कितना है, ये 6 को पकड़ो और पीछे आ जाओ, ऐसे। और दोनों के अंदर क्या क्या कॉमन है देख लो, अभी दोनों के अंदर 1 से लेकर 6 तक के एलिमेंट्स कॉमन है। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए। तो x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, 1 से लेकर 6 तक, ये भी क्लोज और ये भी क्लोज। काहे, क्योंकि यहाँ पे भी ये वैल्यू क्लोज है और इधर तो क्लोज है ही वैसे, यहाँ पे ये वैल्यू ले रहा है ये और इधर तो क्लोज है ही वैसे। तो ये 1 से लेकर 6 तक के बीच में ये पहला वाले का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, दूसरे वाले का देख लेते हैं। दूसरा कैसा है, log 1/2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ओके, तो फंक्शन था हमारा f ऑफ x इक्वल्स टू लॉग, यहाँ पे शायद 1/2 था, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस था ये 3, ऐसे। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट लिखा गया है उसका जो आंसर आना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा कितना 3, और इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन और इक्वल 0। फिर से फैक्टर बना दो इसके, फैक्टर कितने बन गए, 3 and 1 बन गए। तो अगर 3 and 1 3 के फैक्टर है तो कितना आएगा, ये x प्लस 3 और x प्लस 1, ये बन जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। इसके फैक्टर्स बन गए, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल 0 के। अब नंबर लाइन ले लो और इसके ऊपर प्लॉट कर लो ये। तो ये -3 पहले आएगा, बाद में आएगा -1। तो यहाँ पे x हमेशा पहली बार आ रहा है, इसका मतलब इसमें प्लस साइन आना चाहिए, इसमें माइनस आना चाहिए, इसमें प्लस आ जाना चाहिए। अब इसका आंसर कितना है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इक्वल्स टू अगर आ गया तो log 0 तो कोई पॉसिबल होगा नहीं, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो ये प्लस वाला और ये प्लस वाला साइन हमारा क्या है, सोल्यूशन है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू कितना होना चाहिए, -∞ से -3 तक, और ये भी ओपन यूनियन होगा -1 से लेकर इन्फिनिट तक। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाना चाहिए इसका डोमेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद f(x) कितना है, 1/√mod x माइनस x है। तो यहीं पे कर लेते हैं इसको। क्या होना चाहिए कि वैसे तो ये पहले तो ये ऊपर 1 है, नीचे कैसा है, रूट है, और रूट के अंदर कैसा है, mod x माइनस x है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे कि डिवीजन में अगर है ये, तो डिवीजन में अगर है तो, और डिवीजन में भी है और रूट के अंदर भी है। रूट के अंदर है इसलिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और डिवीजन के अंदर है, डिवीजन में है इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब mod x माइनस x जो होगा सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा, नेगेटिव नहीं चलेगा और 0 नहीं चलेगा। तो ये इसका डोमेन होना चाहिए। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा देख लो, ये mod x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। mod x ग्रेटर देन x, कौन से सोल्यूशन आ जाएंगे, बराबर क्या। तो सबसे पहले केस 1 जब x की वैल्यू 0 होगी तो पॉसिबल ही नहीं वैसे, तो x तो 0 तो निकल जाएगा, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 तो होगा नहीं ना। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। तो x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 ले लिया तो इस साइड पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव x, और ये हो जाएगा कितना, ये x ही होगा। तो क्या x जो है ग्रेटर देन x होगा क्या, हर एक वैल्यू खुद से बड़ी नहीं होती है, वो इक्वल होती है। इसका मतलब ये पूरा सोल्यूशन चला गया, ठीक है ना। फिर दूसरा केस कौन सा होगा, केस सेकेंड। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग, लेस देन 0 लेते हैं। इसका मतलब कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा mod उड़ के होगा -x ग्रेटर देन हो जाएगा x,
ठीक है। अब देख लो कितना आ रहा है वैसे सॉल्यूशन, ये x को उधर भेज देते हैं, x को उधर भेज देते तो कितना आएगा 0, ये आएगा 2x। इसका मतलब कितना आ गया, x लेस देन 0 आ गया। अब x लेस देन 0 इसका सॉल्यूशन है, और इसका जो हमने सॉल्व किस में किया था, x लेस देन 0 में ही किया था। इन दोनों का इंटरेक्शन ले लो, कितना आ रहा है, इसका इंटरेक्शन आ जाएगा x लेस देन 0, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले केस में तो सॉल्यूशन नहीं मिला अपने को, यहाँ पे तो कोई सॉल्यूशन मिला नहीं, क्योंकि x ग्रेटर देन x तो होता नहीं है, x इक्वल टू x होता है, लेकिन यहाँ पे x इक्वल तो था ही नहीं, क्योंकि अगर इक्वल टू ले लेते तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो है रूट के अंदर 0 हो जाएगा, 1/0 तो पॉसिबल नहीं होता है, तो वो तो केस आएगा नहीं। तो सॉल्यूशन कितना आ गया फिर इस वाले केस में, सेकंड केस में आ गया, x जब लेस देन 0 होगा तो इसका मॉड जो होगा निगेटिव से रिप्लेस होगा, जब निगेटिव इधर साइड जाएगा तो हो जाएगा 2x लेस देन 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितना आ जाएगी 0 हो जाएगी, x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी, तो x वैल्यू लेस देन 0 और x वैल्यू लेस देन 0 दोनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन है कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 0। तो इसका जो डोमेन आ जाएगा फिर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक आ जाएगा। अगर चेक करना तो चेक कर लेते हैं किसी एक वैल्यू के लिए, -1 के लिए चेक कर लेते तो -1 का मॉड तो होएगा 1, और ये माइनस और ये -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना आएगा 2, जो कि आंसर कितना आएगा 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मतलब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम्स है, 2 का पावर साइन इनवर्स ऑफ x है, √(x + 2) है, और 1/log x + 2 है। तो एक एक को कर लो फटाफट सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 साइन इनवर्स ऑफ x। अब ये 2 f ऑफ x है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो क्या है कि ये हमेशा ही इसका जो डोमेन होता है वो तो रियल नंबर होता है, बस ये f ऑफ x के हिसाब से जो भी रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे वो इसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे, बाकी ये 2 के मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं वैसे। तो यहाँ पे कितना है 2 साइन इनवर्स ऑफ x, तो इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ x के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वही इसमें आएंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ x का डोमेन कितना आएगा, जो x होगा वो कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू होना चाहिए, x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा वैसे ये। ओके, ये वाली प्रॉब्लम कर लेते हैं। 2 साइन इनवर्स ऑफ x है प्लस √(x + 2) है, और 1/log तो बेस 10 है उसका x + 1 है, तो मैं इधर ले लेता हूँ इसको। तो 2 का पावर कितना था, साइन इनवर्स ऑफ x था, फिर प्लस कितना था इसके बाद था √(x + 2) और x + 1, यहाँ पे था √(x + 2) और इसके बाद था log, बेस तो इसका 10 है, और यहाँ पे था x + 1। ये हमारा f(x) है, और अपने को इसका डोमेन निकाल देना है। ठीक है ना। अब कितने भी अगर ऐसे बड़े अगर एक्सप्रेशन आते तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेंगे, पहले इसका डोमेन निकालेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग D1, फिर इसका डोमेन निकालेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग D2, फिर बाद में इसका डोमेन निकालेंगे, इसको बोलेंगे D3, और बाद में क्या करना पड़ेगा, सबका अगर एडिशन है तो इसका सबका इंटरेक्शन लेना पड़ेगा, जो इंटरेक्शन वाला पार्ट आएगा वो हमारा इसका कॉमन डोमेन हो जाएगा। ठीक है ना। ओके, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 साइन इनवर्स ऑफ x इसका डोमेन। अब 2 f ऑफ x अगर होता है, 2 x होता है इसका तो डोमेन तो पूरा रियल नंबर आ जाता है, मतलब 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वजह से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन किसके हिसाब से है, साइन इनवर्स ऑफ x के हिसाब से। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे जो साइन इनवर्स की जो रिस्ट्रिक्शंस है वही हमारा इसका डोमेन हो जाना चाहिए, बराबर क्या, साइन इनवर्स ऑफ x। तो इसका जो डोमेन होगा कितना होगा, x बिलोंग्स टू हो जाएगा -1 से लेकर +1, -1 से लेकर +1 तक, ये हो जाएगा इसका डोमेन। तो बस इसका तो डोमेन यही हो गया। √(x + 2) इसका डोमेन कितना आना चाहिए, इसका डोमेन हो जाएगा x + 2, इसका आंसर आना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x के लिए ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगी -2। ओके, और दूसरा लास्ट में कितना है, log है, और कितना होगा x + 1, तो इसका जो डोमेन आना चाहिए x + 1 का आंसर आएगा ग्रेटर देन 0, और यहाँ से x के लिए कितना आ जाएगी, ग्रेटर देन हो जाएगी -1। तो क्या करेंगे, सबका इंटरसेक्शन चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब कितना आएगा, यहाँ पे आएगा -2, और यहाँ पे आना चाहिए -1, यहाँ पे आएगा +1, इतनी वैल्यूज़ यहाँ पे लिया गया है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग -1 से +1 तक के बीच में प्लॉट कर लेंगे। तो ये है दोनों भी क्लोज, और -1 से +1 तक के बीच में। फिर बाद में कौन सा ले लेंगे, बाद में ले लेंगे -2 से ज़्यादा, ये भी क्लोज है, और ये -2 से ज़्यादा। और लास्ट में कौन सा आया, लास्ट में आ जाएगा वैसे -1 से ज़्यादा, -1 जो ओपन है इतना। अब क्या होना चाहिए, सबके मतलब इंटरसेक्शन मतलब क्या है कि तीनों भी डोमेन में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो हमारा आंसर हो जाना चाहिए। तो देख लो ये कॉमन कितना है, ये वाला पार्ट कॉमन है इसमें, तो कितना आंसर आ जाना चाहिए, -1 से लेकर
+1 तक की इसमें +1 जो है तीनों में भी कवर हो रहा है, यहाँ पे भी कवर हो रहा है, यहाँ पे भी कवर हो गया और यहाँ पे भी कवर हो गया, इसलिए क्लोज आएगा। -1 जो है यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है, लेकिन नीचे वाले में ओपन है, इसलिए यहाँ पे ओपन आ जाना चाहिए। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, ओके। और देख लेते हैं प्रॉब्लम्स। नीचे ये वाला आप लोग ट्राई कर लो, फिर आप ये वाला और ये वाला। इसके बाद ये वाला ही कर लेते हैं। तो ये बॉक्स एक्स जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ये दोनों जो प्रॉब्लम्स है आपको करना है वैसे, और ये मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो है 1/√ऑफ बॉक्स ऑफ x² - 7 इंटू बॉक्स एक्स प्लस 10। तो फिर से आ जाते हैं यहीं पे। तो हमारा एफ एक्स जो था अभी, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/√ऑफ बॉक्स ऑफ x² - 7 टाइम्स बॉक्स एक्स, और शायद 6 था ना, 10 + 10 है, +10। ओके, और ये जो ये है, ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ओके, पर सबसे पहले तो ये डिवीजन में प्लस रूट में है, मतलब क्या आना चाहिए कि इसका जो आंसर है रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है उसका आंसर आ जाना चाहिए ग्रेटर देन 0, बस यही इसका डोमेन हो जाएगा। तो ये 7 और ये होगा बॉक्स एक्स प्लस हो जाएगा कितना 10, और इसका आंसर आना चाहिए ग्रेटर देन 0। सॉल्व कर लो, बस इसको टी मान के सॉल्व कर लो, क्योंकि बॉक्स ऑफ x² लिखो या फिर x² का बॉक्स लिखो, या फिर बॉक्स के बॉक्स ऑफ x उसका होल स्क्वायर लिखो, दोनों का मतलब सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ पे बॉक्स एक्स को टी मान के सॉल्व करो या फिर डायरेक्ट सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, तो ये 10 के फैक्टर कितना आ जाएंगे, 5 और 2 आ जाएंगे, लेकिन मुझे -7 इसका आंसर चाहिए था। तो अब इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, फिर ये बॉक्स एक्स माइनस हो जाएगा 5, और इधर से कितना आ जाएगा, बॉक्स एक्स माइनस हो जाएगा 5। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि डायरेक्ट इसके जो फैक्टर्स आएंगे वही डायरेक्ट इस वेरिएबल के साथ लगाना होता है। तो कितना है, -5 यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो, यहाँ पे जो वेरिएबल है लिख दो, -2 यहाँ पे लिख दो, और वेरिएबल डायरेक्ट आके यहाँ पे लिख दो। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। सबसे पहले बॉक्सेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये कितना है, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 5, तो इसके अंदर प्लस आएगा, इसके अंदर माइनस, इसके अंदर प्लस आएगा। 3 इंटोल के अंदर इसके साइंस मिल गए मुझे, क्योंकि वेरिएबल पहली बार है तो लास्ट वाले इंटोल में हमेशा साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना। अब कितना आएगा, इसका आंसर ग्रेटर देन 0 अगर है तो ये सोल्यूशन और ये वाला सोल्यूशन होना चाहिए। तो जो बॉक्स एक्स जो होगा उसका जो हमको सोल्यूशन मिला -∞ से लेकर 2 तक, और यूनियन होगा कितना, 5 से लेकर इन्फिनिट तक, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ये किसका है, वैसे ये बॉक्स एक्स का है। अपने को क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले लेते हैं बॉक्स एक्स जो है कहाँ से कैसा है, 2 से लेस है, एंड दूसरा कैसा है, वैसे बॉक्स एक्स जो है कैसा है, ग्रेटर देन 5 है, बराबर, एंड नहीं आएगा वैसे यहाँ पे, और आना चाहिए यूनियन है। ओके, अब देख लो बॉक्स एक्स लेस देन 2 कब आएगा, बॉक्स एक्स लेस देन 2 आएगा। और बॉक्स एक्स का आपको ग्राफ भी अगर याद आ रहा हो तो ऐसा था ना, ये बॉक्स एक्स का ग्राफ, तो ये यहाँ से लेकर ये 1 तक ऐसा, फिर 1 से लेकर 2 तक ऐसा, फिर 2 से लेकर 3 तक ऐसा, और ये था 1, ये था 2। समझ में आ रहा है। ओके, बॉक्स एक्स की वैल्यू कितना है, 2 से कम है, मतलब इससे कम है, इस वाले नंबर से कम आना चाहिए। तो ये कब आएगा, मतलब इसके ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। तो ये कब आएगा, तो ये पॉइंट जो होगा कौन सा होगा, ये होगा 2। तो x की वैल्यू अगर 2 से कम है, x की वैल्यू अगर 2 से कम है, x की वैल्यू अगर 2 से कम है, तो जाके मेरा जो आंसर आएगा बॉक्स एक्स का वो हमेशा 2 से कम आएगा। कि देख लो 2 से अगर कम आएगा तो बॉक्स एक्स कितना आएगा, इस वाले केस में 1 आएगा, इस वाले केस में 0 आएगा, इस बाद -1 -2 -3 से ना। तो एक्स वैल्यू कितना, लेस देन अगर 2 लेता हूँ तो इसका जो बॉक्स एक्स आएगा वो हमेशा लेस देन 2 आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ, एक्स लेस देन और ग्रेटर देन अगर 2 कर लेता हूँ तो कितना आएगा, 2 पे जो बॉक्स कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे कैसा है, 2 जो है नहीं आना चाहिए आंसर, 2 से कम ही आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ओपन ही रखना पड़ेगा। ठीक है, बॉक्स एक्स का वैल्यू 5 से ज़्यादा कब आएगा, तो 5 से ज़्यादा आने के लिए एक्स की वैल्यू कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 हो जाना चाहिए। कैसे, तो अब निकाल के देख लो। तो एक्स लेस देन 2 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ये हमारा सॉल्यूशन होना चाहिए। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू -∞ से हो जाएगा 2, और ये यूनियन होना चाहिए क्लोज इंटरवल 5 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, ओके, काफ़ी इतना आज के लिए। ये भी एक क्वेश्चन है, ट्राई कर लो आप, और ये क्वेश्चंस है ना, तो आप ट्राई कर लो, आगे वाले क्लास में हम लोग देख लेंगे इसको।
देख लो, ये भी एक क्वेश्चन है, ये एक है, ये एक है, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस ट्राई कर लो आप लोग, और जो भी नहीं आता है तो व्हाट्सअप कर दो या फिर पूछ लो, है ना। ओके, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।